नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशकार मुझे बता रहे हैं कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले स्टॉक एक्सचेंज 1,80,000 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए ये बात आपके सामने साबित हो गई कि स्टॉक एक्सचेंज गिरती भी रहेगी, चढ़ती भी रहेगी, लेकिन एक दिन ये बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन उस दिन आपको कोई भी गाइडेंस देने वाला आदमी नहीं होगा। जितने लोग अभी नाच गा रहे हैं ये उसके बाद ऐसे गायब होंगे कि जैसे उर्दू की मिसाल है, किसके सर पे से सिंह। हाँ, तो आगे आप खुद समझ जाएं। लेकिन अभी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ती चढ़ती रहेगी, कुछ कंफ्यूज रखेगी आपको। बिल्कुल जैसे कॉलेज में किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है ना, तो वो किसी दिन यस कह देती है, किसी दिन नो कह देती है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, किसी दिन यस, किसी दिन नो, फिर वो चलता रहता है। फिर एक दिन आपको खबर सुनाती है कि मुझे मेरे मामूजाद या चचाजाद से शादी हो गई है, तो फिर आप मामू बन के उसकी शादी में जाकर तालियां बजाते। तो यही आपके साथ एक दिन स्टॉक एक्सचेंज करेगी, ठीक है ना। और बात यह कि जब करेगी तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। उस दिन ना तरक्की दिखेगी, ना जीडीपी ग्रोथ दिखेगी, ना कंपनीज के प्रॉफिट्स दिखेंगे, सब खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल वही हाल होगा जैसे मैं कल के प्रोग्राम में बता रहा था सिल्वर का। जब सिल्वर चढ़ना शुरू हुआ तो पाकिस्तान में इतना डिस्को डांस हुआ कि आप सोच नहीं सकते। हर आदमी सोशल मीडिया के ऊपर हाथ में चांदी की ईंटें लेके खड़ा हुआ कि चांदी यहाँ। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार देखो, बुरा ना मानना, मेरी फाइनेंस पे किताबें, कुछ अरसे बाद आपको पकौड़ों समोसों के साथ मेरे किताबों के सफ़े मिलेंगे, उन्हीं में रखी होगी चटनी। आप लोगों ने पढ़ना पढ़ाना क्या है यार, आप लोग तो बस टिकटॉक के ऊपर लड़कियों के डांस के वीडियो ही देखते रहते हो। अरे क्या मैंने बोल दिया तो क्या हो गया अंकल, पूरी रात कल आपने यही काम किया है। क्या देख रहे हैं, बेगम के पहलू में छुप रहे हैं, सारा आपको पता है। पूरी कौम इसमें लगी हुई है, टिकटॉक में, रीलों में, शॉर्ट देखने में। हाँ, आपके बारे में बात कर रहा हूं। देख देख के डांस, देख देख के लड़कियों के डांस, पागल हुई हुई है पूरी कौम। फिर भी इनकी आंखों की हसरत नहीं पूरी हो रही। फिर कह रहे हैं कि साहब ये मुल्क किस समत में जा रहा है। मुल्क किस समत में जा रहा है, अपनी समत तो पहले ठीक कर लो। पूरी पूरी रात देख के क्या देखते रहते हो तुम लोग, पूरी पूरी रात व्हाट्सएप पे और टिकटॉक पे और रीलों पे और शॉर्ट्स पे। पूरी कौम इसी काम में लगी हुई है। बड़ी अहम बात हो रही है। तो मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब अकमल चौधरी साहब, जो कि एक मारूफ माशी तज्जियाकार भी हैं, चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं। अगले दिन इनके साथ मुलाकात भी हुई, फाइनेंस के मुस्तकबिल के मुतल्लिक एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें। तो मैं शायद ये और मैं एक दूसरे से आशना थे, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं बोला। बाकी यह कि यही बेहतर बता पाएंगे कि मुस्तकबिल क्या होगा मुल्क के अंदर फाइनेंस का। वेलकम करता हूं आपको अकमल चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया अली नाजिर साहब, कैसे मिजाज है? सैयद अकमल चौधरी साहब, आपकी आवाज़ तो मुझे आवाज़ें नहीं आ रही, लेकिन यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि आवाज़ आ रही है आपको अली भाई? जी अकमल चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? चलें एक लम्हे के अंदर मैं दोबारा, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, अब हम दोनों को एक दूसरे की आवाज़ आ रही है। तो मैं ये कह रहा था अकमल चौधरी साहब कि हैरानकुन बात यह है कि अब फाइनेंस के मुस्तकबिल के मुतालिक अब आपको मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे मुल्क की माशी हालत है, सूरत हाल है, उसमें यह है कि खुद ही हम अभाम पैदा करते हैं। अगले दिन मैं बात भी यही कर रहे थे, टीवी पर भी यही बात कर रहे थे कि अगर मेरे आपके मुंह से खुदा न खास्ता इस तरह की बात निकल जाए, खुदा न खास्ता कि निज़ाम कोलैप्स हो गया, तो हर आदमी कहेगा कि हमने एक नए बयानिए को जन्म दे दिया है। लेकिन जिसकी जो मर्ज़ी आती है वो कह देता है। बस इख्तियार और क़ुव्वत ऐसी चीज़ होती है, जब बंदा ओहदे पर हो तो कुछ भी फजूल बोल दे चल जाता है, लेकिन ओहदे से उतर जाए तो सही बात भी करे तो फंस जाता है। खैर एनीवे, यहाँ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली मुझे बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का मुस्तकबिल कैसा दिखता है आपको? देखें, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, ठीक है ना। और मुस्तकबिल का हाल को अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन इंसान गैर है, जो कुछ करता है या जो प्लान करता है उसी तरीके से चीजें होती है ना। इफ यू आर प्लानिंग टू फेल, इट मीन कि आप जो है वो मतलब नहीं आगे प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। तो बज़ाहिर हमें लग यही रहा है कि बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी में जो है वो मुस्तकबिल इतना ताबनाक है भी।
महंगाई को अगर आप देखें तो वो बढ़ती जा रही है। मतलब अब फिर जो मंथ ऑन मंथ का फिगर आया तकरीबन 11% के ऊपर पहुंच गई है। उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो स्टेट बैंक ने भी खबरदार किया है कि अगर इसी तरीके से ऑयल प्राइसेस बढ़ती रहीं तो वो सीपीआई इंडेक्स जो है वो मजीद ऊपर जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उसमें भी जो है वो हमारा कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम फिगर नहीं है। बेरोजगारी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो ये दो जो है ना वो किसी भी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होते हैं कि ये इकोनॉमी की स्ट्रेंथ जो है वो बता रहे होते हैं। अगर जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो, महंगाई कम हो, तो वो मुल्क जो है वो या वहाँ के जो रहने वाले होते हैं उनकी जिंदगी आसान होती है। अगर ये दोनों चीजें कंट्रोल में नहीं है और बाकी कहें जी हमारे पास रिजर्व कितने हो गए या हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं या हमारा जीडीपी जो है वो अच्छा, एक मौजू पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जाहिर बात है इस वक्त इदारे भी आपके मौक़िफ़ की काफ़ी पजीराई करते हैं। आपने काफ़ी क्रेडिट दिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने मईशत को ठीक करने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। अभी लेकिन आज मैं देख रहा था ये जो क्या कहते हैं अपना वजारत ख़ारजा का बयान आ रहा था, तो इन्होंने जब लोगों ने सवालात मुख्तलिफ नौइयत के पूछे, क्योंकि ख्वाहिश हमारी यही है कि इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब हमारी माली इमदाद भी करे, तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये दिफाई माहिदा है, यानी इसमें ये माली या माशी एंगल जो है वो अभी तक इन्होंने वजारत ख़ारजा ने वाज़े नहीं किया। तो हमारी उम्मीद ये भी है कि मक्का माहिदा के नतीजे में पाकिस्तान माशी तौर पे भी मजबूत हो। तो इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त के लिए अलहदा से किसी माहिदे की ज़रूरत पड़ेगी या आपके ख्याल से मक्के माहिदे के अंदर ही ये चीज़ें शामिल की जाएंगी? देखिए, जो फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं वो ज़ाहिर है वजारत ख़ारजा तो उसके ऊपर जो है वो बिगिन उसके ऊपर तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो अपनी पेशरफ्त जो है वो बताएगी कि क्या किस किस्म का कोई एग्रीमेंट फाइनेंशियली हम करने जा रहे हैं या नहीं। लेकिन देखें, होता ये है कि जब भी कोई एक एग्रीमेंट होता है तो उसके इफेक्ट होते हैं ना, उसके असरात होते हैं। मसलन जंग में जो है ना वो कोई तेल की बाल्टी है तो अमेरिका और ईरान की जंग में कुछ तेल के जहाज लेके तो नहीं भाग गए ना, ये तो उसके असरात हैं कि अच्छा, 2014 में जब इसी तरह का एक माहिदा होने के लिए जा रहा था जिसमें ज़ाहिर बात है मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल था, सऊदी अरब भी शामिल था और भी अरब ममालिक GCC के शामिल थे, तो यही टीवी एंकर्स जो थे ये उसकी मुखालफत में बात कर रहे थे। और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान उसी वक्त पर इस तरह के किसी माहिदे की तरफ चला जाता तो आज ना तो मतलब यह कि जो अक्टूबर 2023 में जो एक सिलसिला हुआ और उसके बाद जो जिस तरह से इजराइल ने 3 साल से सख्ती रखी हुई है हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों पर, ना ये होती ना ही ईरान की आज ये सूरत हाल होती, तो तब तो ये सारे टीवी एंकर जो आज बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं मेरी मुखालफत में बात करते थे कि माहिदा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को दिफाई माहिदा नहीं करना चाहिए, तो आज मिजाज कैसे बदल गए? क्या अली नासिर तब गलत कहता था या ये लोग आज सही कह रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है ना यार चीज़ों को थोड़ा सा गलत तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं और फिर उसको अकॉर्डिंगली गलत जो है ना वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। देखिए, असल में किसी भी मुआहदे का होना इस चीज का मतलब वो एविडेंस नहीं है। आपकी आवाज़ में रुकावट आ रही है, मैं एक मरतबा फिर से आपसे रब्ता करता हूँ। नाजरीन, मैं हमेशा से इस चीज़ के हक़ में था कि मुस्लिम उम्मा के साथ मिलकर एक इसी तरह का दिफाई माहिदा किया जाए। मैंने जब भी ये बात की, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटियों में खड़े होकर ये बात की और मेरी बड़ी तौहीन की गई, मेरी बड़ी तज़लील की गई और मुझे बहुत बुरा भला कहा गया कि मैंने ये बातें की, अच्छी बातें की कि पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े होना चाहिए, पाकिस्तान को नेटो की तर्ज का एक एग्रीमेंट करना चाहिए। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये हमारी मौजूदा हुकूमत की एक कामयाबी तस्वुर की जाएगी, मौजूदा हमारे एंकर्स की और तज्जियाकारों की सोच में, फ़िक्र में
कल मैं एक दिफाई तज्जिया ख्वार को सुन रहा था, तो वो दिफाई तज्जिया ख्वार मुझे याद है जब मैंने पिछली मरतबा ये बात की थी कि पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में, आज से कोई 12 साल पहले की बात है, मैंने भरपूर अंदाज में टीवी पर यह बात की थी कि पाकिस्तान को भरपूर अंदाज के अंदर मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े होना चाहिए और ख़ित्ते का दिफा करना चाहिए। तो तब वो दिफाई तज्जिया ख्वार ये कहने लगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और कल मैं सुन रहा था तो वही दिफाई तज्जिया ख्वार ये कह रहे थे कि होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें मुल्की मुफाद को देखना है या हवा के रुख को। मैं तो आज भी इस हक में था, कल भी इस हक में, कि मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा को यकजा होकर जो बैरूनी ताकतें उनका मुकाबला करना चाहिए। मैं तो इस हक के अंदर हूं। और अकमल चौधरी साहब की भी सोच मेरे ख्याल से मेरे से मिलती जुलती है। जी अकमल चौधरी साहब, आपसे मंसूब तो बहुत सारे बयानात भी चल रहे हैं कि आपने बड़ी वेलकम किया इस चीज़ को, लेकिन आप और मैं तो शायद बहुत अरसे से वेलकम कर रहे थे। ये लोग जो नहीं कर रहे थे आज वो कर रहे हैं, ये क्या वजह है? ये मुझे खाली समझा दें, फिर और मैं आपके साथ और मजीद बात करूंगा। हवा के रुख के साथ तो हर कोई चल सकता है, लेकिन आप और मैं तो बाद मुखालिफ के साथ भी चल रहे थे, तब भी खुश थे। जी देखें, मसला ये है कि हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो बहुत ही डिफरेंट हैं। इस तरीके से एटम बम बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमने जो है ना वो एटम बम जो है ना वो दुनिया के ऊपर चला देना है, या हमने कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी ली है तो हमने जो है ना वो लोगों के ऊपर मिसाइल जो है ना वो बरसा देने हैं। इसी तरीके से ये जो एग्रीमेंट किया है ये एक दिफाई मुआहदा है। इससे जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड्स ऑफ माउथ और एक स्ट्रॉन्गनेस का जो है ना वो मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि ये 2, 3, 4 मुल्क जो है ना ये एक साथ हैं। अगर इनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई जारियत की जाएगी तो फिर ये एक मुल्क नहीं है, ये एक साथ है। तो हमें जो है ना बेसिकली इसको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए, ना कि जो है ना वो हमें ये इसको बनाने चाहिए। मैं आपको आज बोल रहा हूं अकमल चौधरी साहब के 2014 में मैं नजूमी सेठी साहब की तरह पुरानी क्लिपें नहीं चला सकता, लेकिन मेरी क्लिप मौजूद है जिसमें मैंने ये बात की थी कि जनाबे वाला मक्का मदीना की हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है बशमुल पाकिस्तान के। जब मैंने ये बात की तो कोई तज्जिया ख्वार मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। सब तज्जिया ख्वारों ने यह कहा कि मैं गलत कह रहा हूं, जबकि मैं अकेला पाकिस्तान का टीवी एंकर था जिसने ये बात वबांगे दोहल की। हर आदमी ने मेरी मुखालफत की। कुछ आंटियां हैं जो कि आपको पता होगा कराची में तकरीबन हर तकरीब के अंदर वो आंटियां आपको दिखती हैं, 4-6 आंटियां हैं इस्लामाबाद में, कराची में, उन सब ने मेरी मुखालफत की। मैं तकरीबात में मैंने ये बात की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सच बोलने की जुर्रत होनी चाहिए ना, हवा के रुख के साथ तो नहीं चलना चाहिए। अब आप और मैं तो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं, हमने अपनी बात नहीं बदली। बात यह कि हमें मुल्की मुफाद को देखना चाहिए ना। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मुल्की मुफाद हमारे लिए अहम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है ना वो शुरू से ही ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है ना वो ब्लॉक बनाना चाहिए, और उसमें मुसलमान ममालिक का तो बिल्कुल बनाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसमें अगर दूसरे दोस्त ममालिक लाइक माइंडेड आते हैं, चाइना भी आता है, तो वो शुड वेलकम। इसी तरीके से ये जो 3 मक्का मुआहदा हुआ है इसलिए इंतहाई खुशाइन है, और इसके आप देखिएगा आने वाले वक्तों में बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। इससे बड़ी हौसला अफजाई होगी। इन्वेस्टर जो है जाहिर है वो पहले डर रहे थे कि यार ये पाकिस्तान कमजोर रियासत है, पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है। अब हमने जंगें भी जीत ली हैं, अब हमारे डिफेंस के मुआहदे भी हैं, तो ये सारी चीजें इस चीज की एविडेंस है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो महफूज है। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इसको कैपिटलाइज किस तरीके से किया जाए। और टीवी एंकर्स जो कि नाजरीन आप जानते होंगे कि जो इस मौजू के ऊपर खामोश हैं या कोई क्राइम के मौजू लेकर बैठे हुए हैं, उसकी वजह यही है कि मक्का मुआहदा के ऊपर माजी में उनके बयानात मौजूद हैं, तो वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई बात की तो लोग पुरानी और नई क्लिप मिला देंगे। मेरी पुरानी और नई क्लिप मिलाई जाएगी तो इंशाल्लाह मैं सच्चाई निकलूंगा। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अकमल चौधरी साहब के साथ हमारी बात हो रही। मैं मजीद इस मौजू पर बात नहीं करूंगा नाजरीन, क्योंकि एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है कि मैं आप लोगों पर मिनहसल कौम भरोसा नहीं कर सकता। आप लोगों के मुतालिक कुछ भी कहना नामुमकिन है। मुझे नहीं पता आप लोग कभी काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला कह सकते हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बुरा लगता होगा मेरी बातों का, लेकिन बात यह कि मेरे ख्याल से मसला आप में है। और
अकमल चौधरी साहब, बुरा ना मानिएगा, ये एक हकीकी बात है। मेरे ख्याल से मिनहसल कौम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल हो या माशरती सूरत हाल, मेरे ख्याल से हमारी कौम भी इस इज्तिमाई जो मामले में उतनी ही जिम्मेदार है जितनी हमारी हुकूमत जिम्मेदार है। मेरा ये ख्याल है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे जैसे वो अवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे, और जो कुछ मिनहसल कौम अवाम का रवैये होंगे वही चीजें जो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं हुकूमत में भी। और एज ए नेशन अगर हम देखें तो अगर हम कहते हैं कि जी हुकूमत में बहुत करप्शन है या हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो हम भी तो यही कर रहे हैं, एक सेब वाले से लेके और एक रेहड़ी वाले से लेके और ऊपर तक चले जाएं, ब्यूरोक्रेसी हो, टेक्नोक्रेट्स हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, हर एक जो है वो करप्शन कर रहा है और फुल जो है वो जहां उसको मौका मिल रहा है वो आसरा नहीं। तो एज ए नेशन हमारा बिल्कुल जो है वो कोई हाल नहीं है, कोई हमारी जो है वो एथिक्स नहीं है, कोई रूल। अब आईपीपी का ही मामला देख लें, हमारे ताजिर सनतकारों ने आईपीपी के ऊपर इतना तमाशा बनाया, लेकिन उस तमाशा बनाने के बावजूद मेरे ख्याल शायद कुछ सियासतदानों को दबाव में रखने के लिए वो ड्रामा किया गया था। लेकिन आज की तारीख में भी बिजली की पैदावार हो नहीं रही, लेकिन हम लोग भर रहे हैं बिजली के पैसे। मैं तो नहीं कह रहा, अखबारात में आ रही है आज बात कि जो बिजली पैदा नहीं हो रही उसके भी पैसे हम दे रहे हैं। दे रहे नहीं दे रहे? इस पे तो हम लोग इतनी बात कर चुके हैं अली भाई के, मतलब जो है ना हमारे पास अल्फाज जो है वो खत्म हो गए। बिजली तो हमारा जो इस वक्त जो माशी बहरान है उसका अगर चंद एक बड़े उसके अवामिल का अगर हम जिक्र करें तो वो हमारी पावर पॉलिसी है जी। और अब जो वो IMF दोबारा अगली किस्त दे रहे हैं तो उससे पहले वो ये कह रहे हैं कि आप अपना सर्कुलर डेट कम करें और कम करने के 1.8 बिलियन के लगभग लेके आए। मतलब ये है कि एक मतलब अब फिर मजीद बिजली महंगी होने जा रही है। लेकिन IMF ने आपको नहीं कहा था कि आप IPP लेकर आए, RPP लेकर आए, रेंटल पावर लेकर आए, इंडिपेंडेंट पावर लेकर, ये आपको IMF ने नहीं कहा था, आप अपनी मर्जी से लेकर आए थे। IPP तो हमारी जड़ों में बैठ गए ना। अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे लोग अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, लोग सोलर के ऊपर जा रहे हैं, विंड के ऊपर जा रहे हैं, तो डिमांड कम होती जा रही है IPP की बिजली की और पैसे उतने ही पे करने हैं। अब जब उतने ही पैसे पे करने हैं तो सर्कुलर डेट में डेफिनेटली जो है ना वो इजाफा होगा, तो वो बोझ कौन उठाएगा? वो तो मैंने और आपने उठाना है, हर एक टैक्स पेयर ने उठाना है। हम लोग जो है ना वो समझ रहे हैं कि ये चीज सोलर लगाने से वो हमें जो है ना वो फायदा हो रहा है। भाईजान फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, हमारी जो बिजली महंगी हो रही है सिर्फ और सिर्फ ये सोलर लगाने की वजह से, क्योंकि IPP की बिजली की खपत ही नहीं है। जब वो खपत ही नहीं है तो रेट बढ़ाएंगे, तो रेट बढ़ने की वजह बुनियादी तौर पर यही है कि हमारी हम जो सोलर की, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी पावर पॉलिसी होती है, एक बाकायदा शिफ्टिंग प्लान होता है कि जी हमने आगे अगले 10 साल में इस तरीके से हमने शिफ्ट होना है, ये IPP के एग्रीमेंट्स हैं, ये इस साल में खत्म हो रहे हैं, इस साल में जो है वो हमारी जो IPP से जो बिजली की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करेंगे। क्या एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर इतना बड़ा IPP का जो स्कैंडल है वो हो सकता है इतना खुल्लम खुल्ला सारी दुनिया की आंखों के सामने? क्या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर हो सकता है ये काम? ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही पॉसिबल है ना, क्योंकि हमारी आवाम भी इसी तरह की, या मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए गलत। तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि इस IPP के पीछे कौन है। हर एक IPP के पीछे पूरी कौम तो SHO बनी हुई है, शर्लक होम की रिश्तेदार बनी हुई है, मीर रजा के कातिल ढूंढ रही है। इन लोगों को IPP का नहीं पता कब वीडियो बनी, कहां की CCTV कब आई, किधर की क्या आई। हर पाकिस्तानी SHO बना हुआ है। इससे पहले SHO बन के पिंकी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उससे पहले अरमगान की कर रहा था। इनको ये नहीं पता IPP का। पूरी कौम SHO बनी हुई है। और ये तो वो कौम है जो 10-10 रुपए के लिए एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं और यहाँ पे इनके हुकूक के ऊपर अरबों रुपए की चोरी की जा रही है और इनको पता ही नहीं है, भंग पी के सोए हैं। ये वो कौम है जो 10 रुपए अगर ये किसी से लेने हो ना तो उसके लिए पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है कि यार तूने मेरे पैसे जो है ना वो देने हैं। इवन रक्शे वाला अगर आपको या गाड़ी वाला रास्ता नहीं देगा उसको पकड़ लेते हैं बेचारे को कि तूने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिया। इतनी गैरतमंद कौम है। और बेगैरती हमारी ये है कि लोग अरबों रुपए हमारा हक खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें फिक्र ही नहीं है, हम अपने तमाशों में पड़े हुए। जैसे आपने बताया ना वो टिकटॉक के ऊपर जो है ना वो देख रहे हैं, रीलें देख रहे हैं टिकटॉक पे। पूरी कौम इस काम पे लगी हुई है। आप बोल रहे हैं कि अरबों देखें, मेरे नजदीक लोगों ने इसे स्कैंडल बोला है,
बहुत सारे लोगों ने बोला है इसमें बहुत करप्शन हुई है, यानी अरबों रुपए की या फिर अरबों डॉलर की जो है वो गड़बड़ हुई है, और इसको पता नहीं कौम को, लेकिन पूरी कौम एसएचओ बनके मीर रजा के कातिल को ढूंढ रही, पूरी कौम। जिसके पास बैठ रहा हूं, यार मीर रजा को किसने मारा होगा, यार गेस्ट हाउस किसका होगा, यार ये क्या होगा। इनको ये नहीं पता कि यहां अरबों डॉलर की गेम हो गई, इनको कुछ पता ही नहीं हमारी कौम को। तो आप मुझे बताएं फिर गलती किसकी है, गलती किसकी? वही ना, अभी आपने मीर रजा की मिसाल दी, वो मीर रजा का बिल्कुल नाहक खून है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन उसके साथ पैरेलल जो है ना वो लाहौर में वाकयात हुए हैं। अभी कल मैंने सुना है सराइकी बेल्ट में कोई 20 के करीब जो है ना वो लोग डूब के बच्चियां जो है ना वो डूब के मर गए, किसी ने उसका पूछा भी नहीं है। थाने में जो है वो सर घी के सैंपल निकले हैं, आपने खबर नहीं देखी घी के सैंपलों में क्या निकला है? तो यार वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सारे बस भेड़ चाल है, वो पता चल रहा है जहाँ पे व्यूज आ रहे हैं सारे के सारे जो है ना। पिंकी की कहाँ गई चरस, कहाँ गई पिंकी की? अब पिंकी की चरस गायब हो गई, पूरी कौम चरस ढूंढ रही थी, यार पिंकी की चरस जो है वो सही थी या फलाने वाले की सही थी? सर ये कौम बस लाल बत्ती के पीछे भागने वाली कौम है। इससे पहले अरमान को कातिल साबित करने में पूरी कौम लगी हुई थी। दिरीजी कहाँ है, बलूचिस्तान के अंदर सारी कौम इसमें लगी हुई थी। अब इनको कोई नई चीज मिल गई, अब इसमें लग गए। देखिए हमें जो है ना बेसिकली अपनी आवाम को अब सोशल मीडिया के एथिक्स भी सिखाने पड़ेंगे। असल में हम स्क्रॉलिंग जब कर रहे होते हैं ना, तो हम जिस चीज को ज्यादा व्यू दे रहे होते हैं तो वही चीज। अरे कितने बच्चे भूखे सो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आपको पता है कितने बच्चे भूखे सो रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे हैं कितने बच्चे भूखे सो रहे हैं, इतने बच्चे भूखे सो रहे हैं। करोड़ों की तादाद में बच्चे और लोग भूखे सो रहे हैं, वो किसी को परवाह नहीं है कि भूखे सो रहे हैं लोग रात को। आधा भाई मैंने यही अर्ज की ना कि हमारी अगर सोशल मीडिया की थोड़ी सी भी वो स्किल्स हो या एथिक्स हमें हो ना, तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमने क्या चीज देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी। अब फर्ज करें किसी चीज को हम नहीं पसंद करते तो उसको छोड़ दो ना, ताकि स्क्रॉल करो, आगे बढ़ो। वरना वो जितना उसमें एल्गोरिथम बैकएंड पे आपको पता है ना, आपको आईटी के मतलब अच्छा आपको आइडिया है, तो एल्गोरिथम बीच में कह रहे हैं बच्चों को मुहिब वतन बनाएंगे। आप अगर बच्चों को मुहिब वतन बनाएंगे तो बच्चों को मुहिब वतन बनाने के लिए आपको उनको तामीरी क्लिपें दिखानी पड़ेंगी। अच्छा जी, क्लिपें ये दिखानी पड़ेंगी जिससे बच्चों की जो है वो तामीरी तरबियत हो। अगर मैं खुद बोलता हूं कि मुल्क के अंदर सबसे पहले जो है ना, मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान के दिल में होनी चाहिए। ये बाकी सारी चीजें बाद में होती हैं। जब आप अल्लाह का खौफ आपके दिल में होगा और साथ ही साथ मोहब्बत भी होगी तो आपको कुछ आपकी इस्लाह होगी। अब छोड़ें यार, क्या बोलूं मैं। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू जारी रहेगी। शॉर्ट ब्रेक। जब मैं इतनी सारी एनोमलीज देखता हूं अपनी मईशत में, अपनी इकोनॉमी में, और मैं देखता हूं किस तरह से हम मिसलीड और मिसगाइड हुए हैं और हम इकोनॉमी के हकीकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे, उनको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, तो मुझे अजीब सा लगता है। उसकी वजह यह है कि छोटी छोटी चीज़ों पर तो अकमल चौधरी साहब सही फरमा रहे हैं, हम आपस में लड़ पड़ते हैं और छोटी छोटी बातों पर हम बहस भी करते हैं। दुकानदार के साथ घंटों बहस करते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कम करवाने के लिए, और यहाँ करोड़ों रुपए IPPs को दे देते हैं, अरबों रुपए IPPs को दे देते हैं उस बिजली के लिए जो बिजली पैदा भी नहीं हुई। उसके अलावा ही पता नहीं कितनी चीज़ें होंगी जिनके मुतालिक हमें पता ही नहीं है। हमारी कौम पता नहीं किन चक्रों में लगी, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा। खैर अकमल चौधरी साहब, अब मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर लेकर आता हूँ। एक्सपोर्ट के मामले पर मैं ताजिरों सनतकारों की बातें सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। देखिए मैं तो मईशत का तालिब इल्म हूँ, आप माशाल्लाह मशहूर उस्ताद हैं, चीज़ों को समझते हैं, अकाउंटिंग को समझते हैं, फाइनेंस को समझते हैं। मुझे ये बताइएगा कि भला ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जिससे चंद सालों में हम 25 अरब डॉलर से या 30 अरब डॉलर के आसपास से हम अचानक 100 अरब डॉलर तक जा सकते हैं? मेरे ख्याल से तो हमारे ताजिर सनतकारों को इल्म ही नहीं है कि सरप्लस क्या होता है, डॉलर क्या होता है, 1 अरब डॉलर क्या होता है, 50 अरब डॉलर क्या होते हैं, 100 अरब डॉलर क्या होते हैं। क्या कहते हैं आप? यार मैं उसके ऊपर एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात करने से पहले ना एक छोटी सी वो जो अब आप बात कर रहे थे ना कि आवाम में नहसुल कौम ही हम लोग करप्ट हुए, इवन हमारे इदारों तक में जो है ना ये हमारी करप्शन सराहियत कर चुकी है।
पिछले दिनों मुझे पता चला ये वाटर बोर्ड में जो है वो बैकडेटेड नोटिफिकेशन इशू कर करके वो सीएफओ के खिलाफ खबरें चला रहे हैं। क्या हुआ जी, वो पेंशन की पेमेंट कर रहा है या तो इस तरह की काफी चीजें जो है ना वो मतलब हमारे इदारों में भी करप्ट अनासिर जो है ना वो सराहियत कर चुके हैं और इनके खिलाफ मुझे तो मेरा ख्याल है क्रैकडाउन की जरूरत है, उसके बगैर इसका मसला हल नहीं होगा। एक्सपोर्ट की जहां तक आप बात करते हैं, देखें अली भाई, आपके पास कोई एक चीज है ही नहीं तो आप क्या बेचोगे? मैं कहूंगा यार अली भाई अगले महीने जो है ना वो 1.5 करोड़ रुपए कमा लेना। अब अली भाई कहाँ से कमाएंगे? या मुझे कहो कि यार अगले महीने जो है ना वो 3 करोड़ कमा लेना, भाई मैं कहाँ से कमाऊंगा? तो आप जब बात करते हो ना यार हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है? आपके पास है क्या बेचने को? आपके पास गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हो, चीनी आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, कपास आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपके पास है क्या चीज जो आप एक्सपोर्ट करोगे? तो आपके ताजिर फिर क्यों कहते हैं, आपके सनतकार क्यों इस तरह की बातें करते हैं? ना काबिल यकीन के 100 अरब डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो जाएगी। बलोचिस्तान में तो ऐसे ये लोग लगे हुए हैं, बलोचिस्तान में और केपी में माइंस और मिनरल्स और हीरे और जवाहरात पड़े हुए, भाईजान उसको निकालने में जो है ना, अगर आज निकालना शुरू करोगे तो उसको 20 साल लग जाएंगे। वो निकालना वो प्लेट में नहीं पड़े हुए कि उठाने और बेचने, इतना आसान नहीं है चीजें, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अपने आप को मट्टी के साथ मिलके मट्टी होना पड़ता है। कह रहे हैं दरिया में सोना निकल आया। सर मेरी बात सुनना, वो बोल रहे दरिया में सोना निकल आया, लोगों ने करोड़ों रुपए की डंपर लगाए हुए हैं, सोना निकल रहा है दरिया में से, दरिया सिंध में से सोना निकल रहा है। 2-4 तोले उठा लो अली भाई, रहना जाना। नहीं, छन्ने से कह रहे सोना निकाल रहे हैं, छन्ने से निकाल रहे हैं सोना। ड्रामेबाजी बनाई हुई है, सोना निकल रहा है, वो मंगला तरबेला डैम के अंदर सोना पड़ा हुआ है, तो निकाल लो ना, निकाल क्यों नहीं रहे? हमारे यहाँ तो एक जो है ना वो 10-50 रुपए का नोट नीचे फेंको, उसको 10 लोग जो है ना वो उठाने के लिए आ जाते हैं। ये सोना इतना तैर रहा है, ये उठ क्यों नहीं रहा? इसके लिए हमें और आपको एज ए नेशन बड़ा तमाशा हुआ है सर। चंद माह जो है वो हमने तमाम एक्टिविटी वहां पे बंद कर दी, उखाड़ के फेंक दी लोगों की चीजें। भाई सोना ही सोना है वहां तो अंदर मंगला और तरबेला की मट्टी में, पर खुद निकालने की सलाहियत नहीं हमने। बस यार अब क्या बताएं, बस जज्बाती बातें ना, जज्बाती कौम है। वी हैव टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट। What we have to export? We have nothing to export. We are importing. हमारी जो इम्पोर्ट है वो 70 अरब डॉलर की हो गई हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होती जा रही है, 30 अरब डॉलर पे आ गई हैं। वजह क्या है? वजह ये कि हमारे पास कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने को मेरे भाई। और अगर फर्ज करो जो थोड़े बहुत आलू टमाटर जो ज्यादा होते हैं तो उसमें गरीब किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है, उनको रेट नहीं देते हैं। और तो क्या हुआ जी, आपने देखा होगा ना, आलू गरीबों के कोई ले नहीं रहा था, पिछली मर्तबा 8-8 रुपए किलो आलू बिके हैं यार। भिंडी गोभी सब्जी की बात करो, कोई लेता नहीं है। जहाँ पे गरीब के ऊपर बात आती है, जब तक गंदम गरीब के पास रहती है तो वो 2200 रुपए मन रहती है, और जब यही जो है ना स्टॉकिस्ट के पास आ जाती है तो ये 4400 और 4500 रुपए मन हो जाती है। तो ये क्या ऐसी गिरव सिंगी है इन लोगों के पास कि आम अशराफिया का, आम अवाम का हमने कोई ख्याल नहीं करना। आम अवाम जाए भाड़ में, हमने जो है वो अपनी जो है वो तिजोरियां भरनी है। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि अगर ये गरीब अवाम ना हुए तो ये लोग हुक्मरानी किन पे करेंगे? क्या जंगल से जानवर लेके आएंगे? अब तो जंगल भी नहीं रहे, जानवर भी नहीं रहे, दरख्त भी नहीं रहे, चरिंद भी नहीं रहे, परिंद भी नहीं रहे। कराची को इन लोगों ने सीमेंट का जो है ना वो कब्रिस्तान बना दिया है। तो कोई दरख्त कहीं पे नजर आते हैं आपको? नहीं है। और जहां दरख्त लगने चाहिए वहां दरख्त नहीं लग रहे। दरिया के पैंदे में कहां लग रहे हैं दरख्त, आप खुद जानते हैं। मलिन नदी के अंदर कितनी दफा सैलाब आता है, मलिन नदी में कितने दरख्त लगा दिए। चलो लियारी नदी में तो फिर भी लगा दिए, थोड़े बहुत आपको दिखाई देंगे। मलिन नदी के अंदर कहां लगाए दरख्त? तो वहीं उगेंगे ना जहां पानी होगा। हमारे यहाँ बस वो कंक्रीट के पहाड़ बनाए जा रहे हैं, कंक्रीट के पहाड़ बनाए जा रहे हैं। और हालांकि अगर ये दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, इन लोगों ने बाकायदा इन लोगों के बाईलॉज में, कानून में है कि जी घर आपने इतना होगा तो उसके आगे आपने इतना लॉन लाजमी छोड़ना है, इतनी आपने ग्रीनरी लाजमी छोड़नी है। आप उनके घरों को देखो, लकड़ी के उनके घर बने हुए हैं, ठीक है ना, तो कोई प्लाजे श्लाजे नहीं बना रहे। और जहाँ प्लाजे बने हुए हैं या बिल्डिंग्स बनी है वो कमर्शियल एरिया है, बाकायदा एक सेपरेट किस्म का। रहते हुए ऐसी जगहों पे नहीं है। उनको पता है कि इंसान की सेहत के लिए दरख्त और कितने जरूरी है, कितनी ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं। आप सिलेंडर एक लेने जाओ यार, कितना महंगा सिलेंडर मिलता है। कुदरत ने आपको मुफ्त में जो है ना वो ऑक्सीजन दी हुई है। अब ये
और बात है कि हुकूमत का किसी दिन जो है ना वो बस चलेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा देगी, तो अल्लाह ना करे कि उनका ध्यान इस तरफ जाए कि ये जितनी आप ऑक्सीजन खींच रहे हो, और अली भाई आप तो माशाल्लाह वैसे भी हेल्थ के हिसाब से भी अच्छी खासी ऑक्सीजन खींचते हो, तो आपको तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हम चलो फिर भी गुजारा कर लेंगे। तो ये सिलसिला है मेरे भाई। अब क्या करें सर, बात यह है कि अगर मैं और आप तनकीद करेंगे तो हम निज़ाम पे तनकीद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और ख़ुद अगर आके खुल्लम खुल्ला इस तरह के बयानात देंगे तो कोई बात नहीं, हम ओहदे के ऊपर फायज हैं, हम जो मर्जी बोल दें, स्याह कह दें, सफ़ेद कह दें, कोई कहने वाला रोकने वाला नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपके वो जो दोस्त हैं मुस्तफा कमाल साहब, मैं उस दिन टीवी के ऊपर उनका सुन रहा था। अच्छा, वो क्या मिसाल क्या दे रहे हैं, क्योंकि गटर में बच्चे गिर रहे हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, और इसको जवाब बना रहे हैं कि इसलिए सूबे बनने चाहिए। यानी सूबे उनके ख्याल में, जो मैंने एक्सपेक्ट किया उनकी बात से, जो नतीजा अखज़ किया वो ये था कि चूंकि जो है ना वो बच्चे गटरों में गिरना शुरू हो गए, दुनिया चूंकि चांद में पहुंच गई है, तो हमें सूबे बना लेनी चाहिए। इज दिस जस्टिफिकेशन टू मेक प्रोविंसेस? मतलब आप चाह रहे हो कि 4 वजीर आला के बजाय हमारे 32 वजीर आला हो, हमारी 32 असम्बलियों हो, उन सबके प्रोटोकॉल हो, 32 के करीब जहाज हो, और फिर उनके बाद 8-8 लाख रुपए जो है ना उन नुमाइंदों की तनख्वाह, तो लाखों तो ये हमारे जो है वो नुमाइंदे बन जाएंगे जो मेंबरान असम्बली हैं। भाई हमें यार इसी के ऊपर रहने तो, जो असल गरीब अवाम के मसाइल है आप उसको हल करें, और इस वक्त ऐसा है कि हमें जो है वो बेसिकली जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है जो कि आप कर रहे हैं, और मैं हुकूमत वक्त से भी यही कहना चाहूँगा कि अपने बयानात में भी बहुत तवाज़ुन लेकर आए। यही पीटीआई वालों को समझाता था, लेकिन वो मानते नहीं थे, और फिर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मौजूदा हुकूमत को कोई इस तरह का कोई मसला है, लेकिन मौसम का क्या पता, बादलों का क्या पता कब बरस पड़े। यहाँ पर भी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।